हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट एंड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। तो देखिएगा फर्स्ट क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट कैसे बोलेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो देखिएगा एलिमेंट की वह मिनिमम कंसंट्रेशन जिससे बिलो होने पर प्लांट्स में डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उस कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। किसे बोलेंगे एलिमेंट्स की वह मिनिमम कंसंट्रेशन जिससे बिलो होने पर प्लांट्स में डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उस कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिएगा प्लांट्स के डिफिशियंसी सिम्टम्स की अपन स्टडी कर चुके हैं। तो कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं प्लांट के यंगर पार्ट में डेवलप होते हैं और कुछ के डिफिशियंसी सिम्टम्स जो होते हैं पहले ओल्डर पार्ट जो होते हैं उनमें डेवलप होते हैं। उसके बेसिस पे एलिमेंट्स जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं मोबाइल एलिमेंट और इमोबाइल एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हैं मोबाइल एलिमेंट और दूसरे हैं इमोबाइल एलिमेंट। देखिएगा मोबाइल एलिमेंट कौन से होते हैं यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि ऑल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में मूव कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं मोबाइल एलिमेंट। किसे बोलेंगे ऐसे एलिमेंट जो कि ऑल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में मूव कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी सिम्टम्स जो है फर्स्टली ऑल्डर पार्ट में अपीयर होते हैं। किसमें अपीयर होते हैं ऑल्डर पार्ट में अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें मोबाइल एलिमेंट में तो कौन कौन से हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और जिंक। ये क्या होते हैं मोबाइल एलिमेंट होते हैं यानी कि प्लांट के ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में मूव कर जाते हैं। दूसरे होते हैं इमोबाइल एलिमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में मूव नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं इमोबाइल एलिमेंट। इमोबाइल एलिमेंट के डिफिशियंसी सिम्टम्स जो होते हैं फर्स्टली किसमें अपीयर होते हैं यंगर पार्ट में अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा कौन कौन से होते हैं कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। ये कौन से होते हैं इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। देखिएगा डायग्राम से समझिए इसको। जैसे कि कोई प्लांट है अपर पार्ट जो होगा वहां पे वो पार्ट कौन सा होगा यंगर पार्ट, ठीक है। और जो लोअर पोर्शन होगा जैसे कि लोअर लीफ है तो ये कौन सी है ऑल्डर लीफ है, ठीक है। ये सॉइल है, ये इसकी रूट्स है। तो देखिएगा सॉइल से क्या किया जाता है जनरली मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, और प्लांट को ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन क्या हो कि सॉइल में क्या हो जाए मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब देखिएगा प्लांट का जो यंगर पार्ट है इसमें क्या होती है इसके द्वारा ही ग्रोथ होती है यानी कि यहाँ पे सेल डिवीजन होता है ग्रोथ होगी तो इस वाले पार्ट में क्या होती है ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी मिनरल्स की। और ये वाला पार्ट जो है लोअर पार्ट ये कौन सा इसका ऑल्डर पार्ट। तो देखिएगा जब सॉइल में क्या होती है मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में प्लांट का जो यंगर पार्ट है उसको मिनरल कहाँ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखिएगा जो ऑल्डर पार्ट होता है इसमें क्या होंगे मिनरल्स होंगे। यहाँ पे डिफिशियंसी है लेकिन इसको ग्रोथ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से मिनरल जो है वो किसको प्रोवाइड कराए जाते हैं यंगर पार्ट को। अब देखिएगा ऑल्डर पार्ट में कुछ क्या होते हैं मोबाइल एलिमेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। तो जो मोबाइल एलिमेंट होंगे यदि यंगर पार्ट में डिफिशियंसी है तो मोबाइल एलिमेंट क्या होंगे ऑल्डर पार्ट से मूव करके कहाँ पे चले जाते हैं यंगर पार्ट में यानी कि मूव कर रहे हैं इसलिए इनको क्या बोला गया है मोबाइल एलिमेंट। अब यहाँ से मूव करके जा रहे हैं तो यंगर पार्ट को तो क्या होंगे एलिमेंट मिल जाएंगे लेकिन ऑल्डर पार्ट में अब क्या हो जाएगी इन एलिमेंट की डिफिशियंसी। तो अपन बोल सकते हैं कि मोबाइल एलिमेंट की फर्स्टली डिफिशियंसी कहाँ पे होती है ऑल्डर पार्ट में होती है, ठीक है। आगे समझ में मोबाइल एलिमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि ऑल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में मूव कर जाते हैं उन्हें मोबाइल एलिमेंट कहते हैं। मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी फर्स्टली कहाँ पे अपीयर होती है ऑल्डर पार्ट में। क्यों होगी क्योंकि यहाँ ये एलिमेंट मोबाइल होने के कारण यंगर पार्ट में मूव कर जाते हैं जिससे यहाँ पे डिफिशियंसी होती है। एग्जाम्पल याद रखना कौन कौन से हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और जिंक। नेक्स्ट अपन बात करें इमोबाइल एलिमेंट की। इमोबाइल एलिमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि मूव नहीं कर सकते हैं
तो देखिएगा जब यंगर पार्ट में डिफिशियंसी हो जाएगी तो ओल्डर पार्ट से जाने चाहिए एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कैसे, इमोबाइल एलिमेंट, यानी कि मूव नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगी, ओल्डर पार्ट में तो इनकी डिफिशियंसी नहीं होगी मोबाइल एलिमेंट की, लेकिन यंगर पार्ट को क्या होगा, इन यंगर पार्ट जो है इनको क्या होगा, ये एलिमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, यानी कि यंगर पार्ट में क्या हो जाएगी, इमोबाइल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी। तो इमोबाइल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी सिम्टम्स फर्स्ट में किसमें अपीयर होते हैं, यंगर पार्ट में अपीयर होते हैं, ओल्डर पार्ट में अपीयर नहीं होंगे, किसमें होंगे, यंगर पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें तो कौन कौन से हैं, कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज, ठीक है, तो यह एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें, ठीक है, ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखेगा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि देखिएगा जो टर्मिनल बर्ड्स होती है, टर्मिनल बर्ड्स जो है इनमें किसके डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कैल्शियम एंड बोरोन। देखिएगा क्वेश्चन पूछ ले कि कैल्शियम एंड बोरोन की डिफिशियंसी है तो इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स कहाँ पे अपीयर होते हैं, तो कहाँ पे अपीयर होते हैं, टर्मिनल बर्ड्स में अपीयर होते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स। देखिएगा मिनरल साल्ट्स का अब्सॉर्प्शन जो होता है ये 2 प्रोसेस से होता है। कौन कौन सी प्रोसेस है, एक्टिव अब्सॉर्प्शन और पैसिव अब्सॉर्प्शन। देखिएगा मिनरल साल्ट का अब्सॉर्प्शन जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको, कौन कौन सी है, फर्स्ट है पैसिव और सेकंड है एक्टिव, ठीक है, पैसिव अब्सॉर्प्शन और एक्टिव अब्सॉर्प्शन। पैसिव अब्सॉर्प्शन, पैसिव से ही आप बोल सकते हो कि ऐसा अब्सॉर्प्शन जिसमें क्या होती है, एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अब्सॉर्प्शन कौन सा होता है, पैसिव अब्सॉर्प्शन होता है। साथ ही इसमें मिनरल साल्ट का अब्सॉर्प्शन जो होता है वो उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अब्सॉर्प्शन होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, पैसिव अब्सॉर्प्शन, ठीक है। क्या होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड क्या है कि आयंस का अब्सॉर्प्शन जो होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड देखिएगा एक्टिव अब्सॉर्प्शन, एक्टिव यानी कि जिसमें क्या होती है, एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही इसमें आयंस का अब्सॉर्प्शन जो होता है इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि अपोजिट, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। इसमें क्या होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन, इसमें क्या होगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन अब्सॉर्प्शन होता है। पैसिव अब्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज दी गई है। देखिएगा कौन कौन सी है, मास फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस, सेकंड है आयन एक्सचेंज थ्योरी, आयन एक्सचेंज थ्योरी, और थर्ड है डोनानन इक्विलिब्रियम, डोनानन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्टिव अब्सॉर्प्शन जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी 3 थ्योरीज दी गई हैं। देखिएगा फर्स्ट है कैरियर कॉन्सेप्ट, कैरियर कॉन्सेप्ट, सेकंड है यहाँ पे आयन पंप और साइटोक्रोम पंप थ्योरी, साइटोक्रोम पंप थ्योरी, एंड थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। कौन कौन से हैं, पैसिव अब्सॉर्प्शन के लिए 3 थ्योरीज है, मास फ्लो हाइपोथेसिस, आयन एक्सचेंज थ्योरी और डोनानन इक्विलिब्रियम। एक्टिव अब्सॉर्प्शन के लिए भी 3 थ्योरीज है, कैरियर कॉन्सेप्ट, आयन पंप, साइटोक्रोम पंप थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। देखिएगा एक एक को अपन आराम से समझते हैं। फर्स्ट देखिएगा मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जब प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पूल के कारण वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है, उस वाटर अब्सॉर्प्शन के साथ ही क्या होते हैं, मिनरल आयंस का अब्सॉर्प्शन होता है। तो ये क्या है, मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्या है मास फ्लो हाइपोथेसिस कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन पूल के कारण जब वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है तो वाटर अब्सॉर्प्शन के साथ ही क्या होता है, मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन होता है। इसे क्या बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस।
सेकेंड आती है आयन एक्सचेंज थ्योरी। देखिएगा आयन एक्सचेंज थ्योरी में क्या है कि आयंस का क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो देखिएगा रूट सरफेस और जो एक्सटर्नल सॉइल सॉल्यूशन होता है इसके बीच में क्या होता है, केटाइन और एनायन का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, केटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये केटाइन और एनायन का एक्सचेंज होता है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग केटाइन जो है वो केटाइन के द्वारा एक्सचेंज होता है, एनायन जो है वो एनायन के द्वारा एक्सचेंज होता है। क्या है, केटाइन केटाइन के द्वारा एक्सचेंज होगा, एनायन एनायन के द्वारा एक्सचेंज होता है। जैसे कि ये सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू क्या होगा, आयंस का अब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो जैसे कि इधर H प्लस आयन है तो H प्लस आयन इधर मूव करेंगे तो वापस से एक्सचेंज किसके द्वारा होगा, K प्लस आयन के द्वारा। यानी कि पॉजिटिव आयन पॉजिटिव के द्वारा क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, केटाइन केटाइन के द्वारा एक्सचेंज हो रहे हैं। ऐसे ही OH माइनस जैसे कि आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है तो क्या होगा, क्लोराइड आयन जो होगा इनसाइड से क्या होगा, आउटसाइड में जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव जो है पॉजिटिव के द्वारा केटाइन केटाइन के द्वारा एक्सचेंज हो रहा है और नेगेटिव नेगेटिव के द्वारा एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या है इसके अकॉर्डिंग कि केटाइन और एनायन का एक्सचेंज होता है। किसके बीच में, रूट सरफेस और जो सॉइल सॉल्यूशन होता है उसके बीच में केटाइन और एनायन का एक्सचेंज होता है। केटाइन केटाइन के द्वारा एक्सचेंज होगा और एनायन किसके द्वारा एक्सचेंज होता है, एनायन के द्वारा एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं अपन थर्ड, डोनर एंड इक्विलिब्रियम। देखिए डोनर एंड इक्विलिब्रियम की अपन बात करें तो डोनर एंड इक्विलिब्रियम जो है ये किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, डॉनन के द्वारा 1927 में। कब प्रपोज की गई, डॉनन नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1927 में प्रपोज की गई। देखिएगा डॉनन इक्विलिब्रियम क्या है, ये थ्योरी जो है ये फिक्स्ड आयन या अनडिफ्यूजिबल आयंस के इफेक्ट पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है ये, फिक्स्ड आयन या फिर अनडिफ्यूजिबल या नॉन डिफ्यूजिबल आयन, अनडिफ्यूजिबल या नॉन डिफ्यूजिबल आयंस पर बेस्ड है। देखिएगा अनडिफ्यूजिबल या फिक्स्ड आयन क्या होंगे, ऐसे आयन जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं उन आयंस को क्या कहते हैं, अनडिफ्यूजिबल या नॉन डिफ्यूजिबल आयंस कहते हैं। और ऐसे आयन जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डिफ्यूजिबल आयन। तो डॉनन इक्विलिब्रियम जो है वो किस पे बेस्ड है, फिक्स्ड आयन या अनडिफ्यूजिबल आयंस का जो इफेक्ट होता है उस पे बेस्ड है। और कौन से होते हैं इनडिफ्यूजिबल आयन, एग्जाम्पल की अपन बात करें तो मोस्टली जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है, ये क्या होते हैं, अनडिफ्यूजिबल आयन होते हैं। देखिएगा इसको डायग्राम से समझते हैं अपन। कर देती हूँ इसे। देखिएगा सपोज करो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। इधर जैसे कि ये मान लिया अपने आउटसाइड, ठीक है, ये कौन सी है, इनसाइड, ठीक है, और बीच में क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, डिफ्यूजिबल केटाइंस, डिफ्यूजिबल केटाइंस, ठीक है। इधर है डिफ्यूजिबल एनाइंस, ये है डिफ्यूजिबल एनाइंस। इस साइड भी क्या है, जैसे कि ये है डिफ्यूजिबल केटाइंस, डिफ्यूजिबल केटाइन, और यहाँ पे है फिक्स्ड आयन। फिक्स्ड आयन यानी कि जनरली कैसे होंगे, एनाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन होंगे। और फिक्स्ड का मीनिंग क्या है कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि अनडिफ्यूजिबल होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स्ड आयन। जनरली कैसे होते हैं, एनाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कैटायन के फॉर्म में क्या है, पोटेशियम आयन है, इधर भी पोटेशियम आयन है। इधर जैसे कि मान लिया अपन ने एनायन के फॉर्म में क्या है, क्लोराइड आयन है, और यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड आयन है। ठीक है, जैसे इसका नंबर 9 है, इसका नंबर भी कितना है, 9 है, क्लोराइड आयन का नंबर भी 9 है, और फिक्स्ड आयन जो है इनका नंबर भी कितना है, 9 है। ठीक है, ये कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज आयन होंगे। ठीक है, तो देखिएगा इधर अपन आयनिक बैलेंस की बात करें तो पोटेशियम का नंबर कितना है, 9 है, क्लोराइड का भी कितना है, 9 है।
ठीक है। तो पॉजिटिव 9 नेगेटिव क्या होगा 0। इधर क्या है, पोटेशियम का नंबर कितना है 9 है और फिक्स आयन कितने हैं 9 है। ये कैसे नेगेटिव चार्ज, यानी कि इधर भी कितना है आयनिक बैलेंस क्या होगा, यहाँ पे आयनिक बैलेंस होगा, नंबर क्या है यहाँ पे 0। ठीक है। अब देखिएगा अपन आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहिए तो यहाँ पे कैसे होगा, देखिएगा यदि अपन K+ आयन को आउटसाइड से इनसाइड, ये कौन सी साइड है आउटसाइड और ये है इनसाइड, ठीक है। तो देखिएगा पोटेशियम को यदि अपन इनसाइड ट्रांसफर करना चाहिए तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों साइड इसके कंसंट्रेशन क्या है सेम है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन अपन देखें कि यदि अपन क्या करें यहाँ पे एटीपी का यूज करके, एक्सटर्नल एनर्जी या एटीपी का यूज करके आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करवाए तो ये तो अपन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं करना, अपन क्या देख रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव अब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एटीपी का यूज भी नहीं कर सकते। तो अपन यहाँ पे आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, लेकिन देखिएगा फर्स्ट अपन ने देखा कि कंसंट्रेशन सेम होने के कारण आयंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं। सेकंड अपन ने देखा कि अपन एनर्जी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो जाएगा। तो आयन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, तो देखिएगा इसे समझिए। यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है इसके कंसंट्रेशन क्या है मोर है, इधर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है 0 है, ठीक है, यानी कि इधर कंसंट्रेशन क्या है लेस है। देखिएगा ये फिक्स आयन नेगेटिव आयन और ये क्लोराइड आयन दोनों क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो क्लोराइड आयन क्या करेंगे अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, यानी कि इस साइड से क्या कर सकते हैं इस साइड मूव भी कर सकते हैं। तो क्लोराइड आयन जब क्या करेंगे इनर साइड में इंटर करेंगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज क्या होने लगता है इंक्रीज होने लगता है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा आयनिक बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्लोराइड इंटर किया है और यहाँ पे 9 पॉजिटिव है तो आयनिक बैलेंस नहीं होगा। आयनिक बैलेंस के लिए क्या करता है, जैसे क्लोराइड आयन इंटर करता है इसके पीछे पीछे पोटेशियम आयन भी इंटर कर जाता है, ठीक है। क्या होगा क्लोराइड आयन के इंटर करने से पोटेशियम आयन भी क्या करेगा अंदर इंटर करेगा, क्यों करेगा आयनिक बैलेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि इधर क्लोराइड इंटर कर रहे हैं तो भी यहाँ पे बैलेंस करना होगा तो इसके पीछे पीछे क्या होते हैं पोटेशियम आयन भी इंटर करते हैं। अब ये आयंस का एक्सचेंज जो है कब तक होता रहेगा, जब तक कि डोनेनन इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। कब तक होता रहेगा, जब तक कि डोनेनन इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। अब देखिएगा डोनेनन इक्विलिब्रियम होता क्या है कि आउटसाइड केटाइन और आउटसाइड एनाइन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इनसाइड केटाइन और इनसाइड एनाइन। किसके इक्वल होना चाहिए, इनसाइड केटाइन और इनसाइड एनाइन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तब तक क्या होता रहेगा आयन का एक्सचेंज। ये क्या है डोनेनन इक्विलिब्रियम। आया समझ में, आयंस का एक्सचेंज कब तक होता रहेगा, जब तक कि डोनेनन इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। डोनेनन इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब क्या होगा कि आउटर साइड में केटाइन और आउटर साइड में एनाइन का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, इनर साइड में केटाइन और इनर साइड में एनाइन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, डोनेनन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डोनेनन इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आ जाता तब तक क्या होता रहता है आयंस का एक्सचेंज होता रहता है। देखिएगा इसको एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये आउटसाइड है, आउटसाइड और इधर है इनसाइड, ठीक है। इधर जैसे कि K+ आयन का नंबर ले लिया, इधर ले लिया अपन ने Cl- आयन का नंबर। अब देखिएगा इन आउटसाइड जो है पोटेशियम आयन कितनी है 9 है, ठीक है। क्लोराइड आयन का नंबर कितना है 9 है। इनसाइड की बात करें तो पोटेशियम आयन कितने हैं 9 है और इनसाइड क्लोराइड की बात करें तो कितना है 0 है। अब देखिएगा जब क्लोराइड आयन अंदर इंटर करेगा, जैसे कि यहाँ से एक क्लोराइड आयन अंदर इंटर किया तो यहाँ पे 9 की जगह कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि एक है वो अंदर इंटर कर गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा 8। अब जैसे एक क्लोराइड आयन अंदर इंटर कर रहा है तो क्या होगा, इसके पीछे पीछे पोटेशियम आयन भी अंदर इंटर कर रहा है तो पोटेशियम आयन भी अंदर इंटर कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इनके कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिएगा अपन डोनेनन इक्विलिब्रियम देखे तो आउटसाइड का मल्टीप्लीकेशन इनसाइड की इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन देखे तो 8 × 8 यानी कि 64 = 10, ठीक है। 64 = 10 यानी कि डोनेनन इक्विलिब्रियम नहीं है, यह दोनों क्या होनी चाहिए वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। वापस से क्या होगा आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी कि जैसे कि यहाँ से एक क्लोराइड और इंटर किया तो यहाँ पे 7 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, ठीक है।
ऐसे ही क्लोराइड इंटर कर रहा है तो इसके पीछे पीछे पोटेशियम भी इंटर करेगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। डोनेट एंड इक्विलिब्रियम को चेक करेंगे, यानी कि 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 22। ठीक है, अभी भी क्या है यहाँ पे डोनेट एंड इक्विलिब्रियम नहीं है, तो और भी आयन का एक्सचेंज होगा। वापस से क्या होगा, एक क्लोराइड जैसे और इंटर कर रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम भी इंटर करेगा तो पोटेशियम का नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा 12 है। ठीक है, आप देखिएगा डोनेट इक्विलिब्रियम को चेक कीजिए, 6 इंटू 6 यानी कि 36 इक्वल टू 12 इंटू 6, ये भी कितना होगा 36, यानी कि अब क्या है ये कंडीशन किसको शो कर रही है, डोनेट इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो तब तक आयंस का एक्सचेंज होता रहेगा जब तक कि डोनेट एंड इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, तो दोनों और क्या है, आयंस की कंसंट्रेशन जो है ये आयोनिक बैलेंस है। अब देखिएगा डायग्राम देखो इसका, यहाँ पे क्या है पोटेशियम और इधर भी पोटेशियम, ये क्या थी आउटसाइड और ये थी इनसाइड। ठीक है, इधर क्या है क्लोराइड आयन और यहाँ पे क्या थे क्लोराइड आयन, ये थे अपनी फिक्स्ड आयन। ठीक है, अब देखिएगा क्लोराइड आयन जो है इसका नंबर यहाँ पे कितना है 6 है। इससे देखिएगा कितना है अपने पास फाइनल नंबर क्लोराइड आयन का कितना है 6 है, इधर कितने हैं 3 है। ये फिक्स्ड आयन वही रहेंगे 9 फिक्स्ड आयन जो कि कैसे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पोटेशियम आयन की बात करें तो पोटेशियम कितने यहाँ पे 6 है और इधर कितने हैं 12 है। ठीक है, अब देखिएगा आयोनिक बैलेंस को चेक कीजिए, 6 प्लस के और 6 माइनस के, यानी कि कितना है 0, यानी कि यहाँ पे क्या आयोनिक बैलेंस है। इधर देखिएगा 12 पे क्या है पॉजिटिव है और नेगेटिव 9 प्लस 3। ठीक है, ये भी माइनस होंगे, क्लोराइड आयन है और ये भी नेगेटिव चार्ज आयन है, तो ये भी कितने हो जाएंगे 12 नेगेटिव चार्ज और 12 पॉजिटिव, यानी कि कितना होगा 0। मीन्स यहाँ पे क्या है आयोनिक बैलेंस है। ऑस्मोटिक बैलेंस को अपन चेक करें तो यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं होगा। देखिएगा ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे चेक करेंगे, पोटेशियम पोटेशियम के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है पोटेशियम का नंबर 6 है क्योंकि यहाँ पे कितना है 12 है। ऐसे ही क्लोराइड आयन का नंबर यहाँ पे कितना है 6 है और यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयंस का नंबर क्या है इक्वल नहीं है, ओनली क्या है यहाँ पे आयोनिक बैलेंस। तो ये कंप्लीट क्या है अपनी डोनेट एंड इक्विलिब्रियम थ्योरी। इंपॉर्टेंस क्या है, डोनेट एंड इक्विलिब्रियम जो है ये आयंस की पैसिव अब्सॉर्प्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं, कि पैसिव डिफ्यूजन जो है उसको एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा सेकंड अपन देखिए तो डोनेट एंड इक्विलिब्रियम जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आयन के एक्यूमुलेशन को भी एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा आयोनिक बैलेंस है यहाँ पे, ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी डोनेट एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसने दी थी ये, डोनेट ने। किस पे बेस्ड है ये थ्योरी जो है वो, किस पे बेस्ड है, फिक्स्ड आयन या नॉन डिफ्यूजिबल आयंस जो होते हैं उनके इफेक्ट पर बेसिस है। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी डोनेट